जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ मिथिलेश साहू एंड आई मोस्ट वेलकम यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। अगर आप लोग एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप लोग एनसीसी एक्स कैडेट हैं तो एक्स कैडेट के लिए स्पेशल एंट्रीज जो निकाला जाता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसका क्लास 4 रहेगा। अगर आप लोगों ने बाकी क्लासेस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को एक बार ज़रूर देखना है। और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं टॉप 15 क्वेश्चन आंसर्स। जो टॉपिक रहेगा, जिसका टॉपिक रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन। तो इस टॉपिक से आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, आपदाएं किसे कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से टॉपिक से सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि आपदाएं किसे कहते हैं या डिजास्टर किसे कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है प्राकृतिक एवं मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जान माल की क्षति होती हैं आपदाएं कहलाती हैं। तो आपदाएं किसे कहते हैं, आपदा से आप क्या समझते हैं, ऐसा पूछेंगे तो आप लोगों को बताना है प्राकृतिक एवं मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जान माल की क्षति होती हैं आपदाएं कहलाती हैं। तो ये प्रश्न हो गया कंप्लीट। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो पूछा जाता है आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं। आपदा खाली स्थान प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, या अभी सुनने को आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, तो आप लोगों को बता देना है आपदाएं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला हो जाता है प्राकृतिक आपदाएं, उसके बाद हो जाता है मानवकृत आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन से होते हैं ये पूछ देंगे आप लोगों से, या फिर मानवकृत आपदाएं कौन कौन से होते हैं ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। और प्राकृतिक आपदाएं से क्या समझते हो ये पूछ दिया जाएगा आप लोगों से, या फिर मानवकृत आपदाएं क्या होते हैं ये पूछ देंगे। तो प्राकृतिक आपदाएं वे होते हैं जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे प्रकृति के द्वारा होता है, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो इसका उदाहरण भी देखेंगे आगे। और मानवकृत आपदाएं कौन कौन से होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ऐसी आपदाएं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं या फिर मानव द्वारा किए जाते हैं। तो आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन सा, तो पहला होता है प्राकृतिक आपदाएं, उसके बाद दूसरा होता है मानवकृत आपदाएं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक व मानवकृत आपदाएं क्या है लिखिए। पूछा गया है प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाएं क्या है लिखिए। बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन, महासागरों से उत्पन्न भयंकर सुनामी लहरें, तो ये आदि चीज़ें क्या हैं, तो ये हैं प्राकृतिक आपदाएं जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है, मतलब ये प्रकृति के द्वारा हो जाता है। जैसे भूकंप हो गया, ये प्राकृतिक है। चक्रवात ये भी प्रकृति है, प्राकृतिक है। उसके बाद ज्वालामुखी का विस्फोट ये भी प्राकृतिक है। भूस्खलन, महासागरों से उत्पन्न भयंकर सुनामी लहरें, ये सभी चीज़ें क्या हैं, तो ये हैं प्राकृतिक आपदाएं। उसके बाद आ जाता है मानवकृत आपदाएं। तो मानवकृत आपदाएं में कौन कौन सा होता है, तो बाढ़, अग्निकांड, ट्रैफिक दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, आतंकवादी हमले, बांध का टूटना, युद्ध या अकाल पड़ना या महाबीमारी, ये सभी चीज़ें क्या हैं, तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं, मानवकृत आपदाएं में। ये सभी जो इतना आपदाएं हैं ये मानव के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। कहीं पे आग लगा देते हैं तो अग्निकांड हो जाता है। ट्रैफिक दुर्घटनाएं भी मानव के द्वारा ही किया जाता है। बम विस्फोट भी मानव के द्वारा किया जाता है। आतंकवादी हमला भी मानव के द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा प्राकृतिक व मानवकृत आपदाएं कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ें लिखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य के अनुसार अब अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोगों को बताना है तीन तीन भागों में बांटा गया है। यही आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आप लोगों से पूछेंगे तो बताना। कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो पहला फायर पिकेट पार्टी, पहला क्या बोलोगे, फायर पिकेट पार्टी, उसके बाद फायर फाइटिंग पार्टी, उसके बाद साल्वेज पार्टी। ये तीन पार्टी का नाम है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बचाव करते समय किन बातों का ध्यान रखोगे। प्रश्न पूछा जाता है बचाव करते समय किन बातों का ध्यान रखोगे। तो बचाव
कार्य शुरू करने से पहले पूरी रेकी करें। बताना है बचाव कार्य शुरू करने से पहले पूरी रेकी करें। उसके बाद लिखना है हमेशा जोड़ों में काम करें, मतलब अकेले अकेले काम नहीं करना है, दो दो का ग्रुप में ही आप लोगों को काम करना है। उसके बाद लोहे की टोपी पहने, आपकी सेफ्टी के लिए लोहे की टोपी पहनना ज़रूरी है, ये पॉइंट भी आप लोगों को लिखना है। बिजली के तार आदि न छुएं, ये पॉइंट भी आप लोगों को लिखना है। शांत रहें व मलबे से दूर रहें। ठीक है, तो बचाव करते समय आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है, तो यही चीज़ आप लोगों को लिख देना है। बचाव कार्य शुरू करने के पहले पूरी रेकी करें, उसके बाद हमेशा जोड़ों में काम करें, उसके बाद लोहे की टोपी पहने, बिजली के तार आदि न छुएं, शांत रहें व मलबे से दूर रहें। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिला में नागरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? ये आपका जीके जीएस में भी पूछा जाता है ये प्रश्न, तो इसको आप लोग आईएमपी समझ के याद करेंगे। प्रश्न पूछा गया है जिला में नागरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो जिला में नागरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी होता है। ठीक है, जिला अधिकारी होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आग बुझाने के कौन कौन से उपकरण हैं? यहाँ पे पूछा गया है आग बुझाने के कौन कौन से उपकरण हैं। तो आग बुझाने का कौन कौन सा उपकरण है ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो सोडा अम्ल का उपकरण एक होता है, सोडा अम्ल का उपकरण। उसके बाद फोम टाइप उपकरण, उसके बाद स्ट्रिप पंप, पानी, रेत, वेल्चा, ये सभी चीज़ें क्या हैं? तो आग बुझाने के उपकरण या फिर आग बुझाने में जो हेल्पफुल होते हैं उनका नाम लिखना है। तो रेत से आप लोग आग बुझा सकते हो। वेल्चा किस लिए काम आता है? तो जो रेत होता है उसको डालने के लिए काम करते हैं। पानी से भी बुझा सकते हो, स्ट्रिप पंप से भी, और फोम टाइप उपकरण भी होता है, उससे भी आप लोग मसल के आग को बुझा सकते हो। सोडा अम्ल का उपकरण, इसका भी उपयोग करते हुए आप लोग आग बुझा सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के नाम लिखो। नागरिक सुरक्षा के विभिन्न सेवाओं के नाम लिखो बोलेंगे तो पहले आप लोगों को टॉपिक में लिखना है, या फिर सिर्फ टॉपिक में भी लिख सकते हो। इसको आप लोग एक एक लाइन में लिख भी सकते हो, या फिर ये नहीं लिखोगे तो भी चलता है। तो नागरिक सुरक्षा सेवाएं, विभिन्न सुरक्षा सेवाएं निम्न हैं। तो कौन कौन से सुरक्षा सेवा हैं देखो। तो अग्निशमन सेवा सबसे पहला है, अग्निशमन सेवा आग का पता लगाना व बुझाना। अग्निशमन सेवा में क्या कर सकते हो आप लोग? आग का पता लगा सकते हो व उसको बुझाने का कार्य कर सकते हो। उसके बाद हताहत सेवा पहला हो जाता है अग्निशमन सेवा। उसके बाद आप लोगों को बताना है हताहत सेवा। तो हताहतों के उपचार हेतु प्रबंध करना, हताहतों के उपचार हेतु प्रबंध करना, ये दूसरा पॉइंट लिखोगे आप लोग। उसके बाद संचार सेवा, तो तीसरा पॉइंट लिखोगे संचार सेवा। संपर्क की सुविधाओं का प्रबंध करना, संपर्क की सुविधाओं का प्रबंध करना, ये तीसरा पॉइंट। उसके बाद बचाव सेवा, यातायात सेवा, भंडार सेवा, ये पॉइंट्स आप लोगों को लिख देना है। इसके अलावा भी आप लोग नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं में कौन कौन से सेवाएं लिख सकते हैं, ये आपके माइंड में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बाढ़ आने की सूचना पर आप कौन से बचाव व निवारण करोगे, उपाय लिखो। ऐसा है, बाढ़ की सूचना पर आप कौन से बचाव व निवारण उपाय करोगे। तो आप लोगों को बताना है सबसे पहले जनता को चेतावनी देंगे, उसके बाद जनता को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण करेंगे, उसके बाद प्रशिक्षण देंगे, जनता को अफवाहों से बचाएंगे, आश्रय का स्थान बनाएंगे। तो ये हो जाता है बाढ़ आने की सूचना पर आप कौन से बचाव व निवारण उपाय करोगे, लिखो पूछेंगे, या फिर आप लोगों से ऐसा मौखिक में भी पूछेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को बताना है अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए। जनता को चेतावनी देंगे सबसे पहले बोलना है आपको, या फिर लिखने का काम रहेगा तो लिखना है आप लोगों को। उसके बाद जनता को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण करेंगे, उसके बाद लिखना है प्रशिक्षण देंगे, जनता को अफवाहों से बचाएंगे, आश्रय का स्थान बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को थोड़ा सा एनसीसी वे चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये चैनल मतलब मैं अपने मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के बहुत नज़दीक हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घबराहट, पैनिक किसे कहते हैं? घबराहट किसे कहते हैं पूछा गया है बहुत बार प्रश्न।
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि घबराहट किसे कहते हैं, पैनिक किसे कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है घबराहट एक भावात्मक तरीका है जो बाहरी खतरे या अन्य खतरों के कारण जनता के मन में उत्पन्न होता है। घबराहट क्या है? तो घबराहट एक भावात्मक तरीका है जो बाहरी खतरे या अन्य खतरों के कारण जनता के मन में उत्पन्न होता है। लड़ाई के ज़माने में नागरिक सुरक्षा के अधिकारों का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि वह जनता में घबराहट उत्पन्न ना होने दें। ठीक है, घबराहट क्या है यही पूछेंगे आप लोगों से। तो घबराहट एक भावात्मक तरीका है जो बाहरी खतरे या अन्य खतरे के कारण जनता के मन में उत्पन्न होता है। ठीक, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, घबराहट किन कारणों से फैलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। घबराहट किन कारणों से फैलते हैं? तो सबसे पहला अफवाहों से। गलत अफवाह सुनोगे तो अपने अंदर में पैनिक बढ़ते जाता है, घबराहट बढ़ते जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है अफवाहों के वजह से, मतलब अफवाहों से। उसके बाद लिखना है प्रशिक्षण की कमी से। घबराहट किन कारणों से फैलते हैं, अपना पैनिक जो है वो किन कारणों से फैलते हैं? तो अफवाहों से फैलते हैं, प्रशिक्षण की कमी से फैलते हैं, फिर बचाव के साधनों की कमी के कारण भी फैलते हैं। उसके बाद खोए दोस्त व रिश्तेदारों का पता न होने से। तो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स के कोई सदस्य हैं जो घूम चुके हैं, वो उनका पता नहीं लग रहा है, तब भी आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा सकते हो। एज अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, उस वे से लेते हुए आप लोगों को पढ़ना है चीज़ें को। तो बद इंतज़ामी के कारण, बहुत ये अगला पॉइंट लिखना है, बद इंतज़ामी के कारण। उसके बाद अधिक संख्या में मरे हुए व घायलों को देखकर घबरा सकते हो आप लोग। बहुत ज़्यादा संख्या में अचानक से देखोगे कि लोग घायल हैं या फिर बहुत सारे डेड बॉडीज़ देखोगे तो आपके अंदर जाहिर सी बात है पैनिक फैलेगी ही, घबराहट फैलेगी ही। तो घबराहट किन कारणों से फैलते हैं पूछेंगे तो अफवाहों से, प्रशिक्षण की कमी से, बचाव के साधनों की कमी के कारण, खोए दोस्तों व रिश्तेदारों का पता न होने से, बदइंतजामी के कारण। उसके बाद अधिक संख्या में मरे व घायलों को देखकर घबराहट फैलते हैं। ये लिख देना है आप लोगों को पॉइंट्स। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो घबराहट पर काबू कैसे रखा जा सकता है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये ऐसा टॉपिक है पैनिक, जिसको हम लोग घबराहट बोलते हैं। इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लाइन से लाइन मिल रहा है, तो समझना थोड़ा सा। घबराहट पर काबू कैसे रखा जा सकता है पूछा जाता है। तो अफवाहें बंद करके घबराहट पर काबू कैसे पा सकते हैं? तो अफवाह जो फैल रहा है उसको बंद करके। उसके बाद भरोसा उत्पन्न करने के लिए जनता को प्रशिक्षित करके आप लोगों को उनको भरोसा दिलाना है, और भरोसा दिलाने के लिए उन लोग को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, आप लोगों को जनता को समझाना पड़ेगा। उसके बाद बचाव सेवा का प्रबंध करके, डिफेंस सर्विस दे के। उसके बाद केवल अपने रेडियो स्टेशन को सुने। जो मीडिया वाले हैं वो बहुत ज़्यादा और अफवाह फैलाते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है, तो केवल अपने रेडियो स्टेशन को सुने। उसके बाद अंतः संचालन प्रणाली को मजबूत करें, अंतः संचालन प्रणाली को मजबूत करें। ये है यहाँ पे पॉइंट। घबराहट पर काबू कैसे रखा जा सकता है पूछेंगे तो अफवाहें बंद करके, भरोसा उत्पन्न करने के लिए जनता को प्रशिक्षित करके, बचाव सेवा का प्रबंध करके, केवल अपने रेडियो स्टेशन को सुने, अंतः संचार प्रणाली को मजबूत करें। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाढ़ से जनता को बचाने हेतु नाव के अलावा किन बेड़ों का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है, बाढ़ से जनता को बचाने हेतु नाव के अलावा किन बेड़ों का प्रयोग करते हैं, ऐसा लिखना है आप लोगों को। ये बेड़ों का प्रयोग करते हैं, तो बांस का बेड़ा होता है जिसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं नाव के अलावा। उसके बाद टीन का बेड़ा होता है, उसके बाद चारपाई का भी बेड़ा होता है, उसके बाद लट्ठे का भी बेड़ा होता है। तो बाढ़ से जनता को बचाने हेतु नाव के अलावा किन बेड़ों का उपयोग करते हैं? तो कौन कौन सा बेड़ा बना सकते हैं? तो बांस का बेड़ा बना सकते हैं, टीन का बेड़ा बना सकते हैं, चारपाई का बेड़ा बना सकते हैं, लट्ठे का बेड़ा बना सकते हैं। तो ये कुछ इजी वर्ड्स है जिसको आप लोगों को अपने सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड लाने के लिए हेल्पफुल करेंगे, तो ये चीज़ों को नहीं भूलना है आप लोगों को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15, नागरिक सुरक्षा सेवा को किन हालातों में बचाव कार्य करने पड़ते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। नागरिक सुरक्षा सेवा को किन हालातों में बचाव कार्य करने पड़ते हैं? नागरिक सुरक्षा सेवा को
किन हालातों में बचाव कार्य करने पड़ते हैं? तो शत्रु की बमबारी के समय नागरिक सुरक्षा सेवा को बचाव कार्य करने के लिए पड़ते हैं। उसके बाद आग लग जाने के समय भी नागरिक सुरक्षा सेवा को कार्य करना पड़ता है। उसके बाद भूकंप व बाढ़ के समय भी नागरिक सुरक्षा सेवा को काम करना पड़ता है। तो नागरिक सुरक्षा सेवा को किन हालातों में बचाव कार्य करने पड़ते हैं? तो शत्रु की बमबारी के समय, आग लग जाने के समय, भूकंप व बाढ़ के समय। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है घायल व्यक्ति के बचाव हेतु कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? तो यहाँ पे कुछ सिर्फ 3 ही चीज़ लिखना है। घायल व्यक्ति के बचाव हेतु कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? तो सबसे पहला होता है रेस्क्यू क्रॉल। सबसे पहला क्या हो जाता है? रेस्क्यू क्रॉल। उसके बाद बाउलिंग ड्रैग। दूसरा क्या बोलोगे? बाउलिंग ड्रैग। उसके बाद 2 and 4 हैंडेड सीट। ये याद रखना है, इंग्लिश में ही आप लोगों को ऐसा लिखना है। चाहो तो आप लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन यही लिखना है। रेस्क्यू क्रॉल लिखोगे, उसके बाद बाउलिंग ड्रैग लिखोगे, उसके बाद 2 and 4 हैंडेड सीट लिखोगे। तो घायल व्यक्ति के बचाव हेतु कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? तो सिर्फ यही चीज़ पूछता है, इसका डिटेल नहीं पूछता कि रेस्क्यू क्रॉल क्या है या बाउलिंग ड्रैग क्या है या 2 and 4 हैंडेड सीट क्या है, ये नहीं पूछता। सिर्फ यही पूछेगा। तो आप लोगों को ये 3 नाम याद रखना है। कौन कौन सा? रेस्क्यू क्रॉल, बाउलिंग ड्रैग, उसके बाद 2 and 4 हैंडेड सीट। ये तीनों क्या है? तो घायल व्यक्ति को बचाने का तरीका। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीड़ तथा मॉब में क्या अंतर है? ऐसा पूछा जाता है। या फिर भीड़ तथा मॉब में अंतर बतलाइए, या फिर क्राउड एंड मॉब ये भी बोला जाता है। ठीक है, तो भीड़ किसको बोलेंगे? तो भीड़ है क्राउड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत से मनुष्यों का एक स्थल पर एकत्रित होना भीड़ कहलाती है। बहुत से मनुष्यों का एक स्थल में एकत्रित होना क्या कहलाती है? भीड़। और वहीं पे हम लोग मॉब किसको बोलेंगे? तो मॉब, जबकि अनियंत्रित भीड़ को मॉब कहते हैं। बहुत से मनुष्यों का एक स्थल पर एकत्रित होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्राउड। जबकि अनियंत्रित भीड़ को क्या बोलेंगे? तो मॉब बोलेंगे। अनियंत्रित भीड़ को क्या बोलेंगे? तो मॉब। तो भीड़ तथा मॉब में अंतर बतलाइए पूछेंगे। तो भीड़ किसको बोलेंगे? क्राउड। बहुत से मनुष्यों का एक स्थल पर एकत्रित हो जाना क्राउड कहलाता है, जिसको भीड़ कहते हैं हम लोग हिंदी में। जबकि मॉब, अनियंत्रित भीड़ को मॉब कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीसी कैडेट्स लड़ाई के समय सिविल प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं? एज अ एनसीसी कैडेट ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा। एनसीसी कैडेट्स लड़ाई के समय सिविल प्रशासन की मदद कैसे कर सकते हैं? तो एनसीसी कैडेट्स जनता का मनोबल ऊंचा रखने में मदद कर सकते हैं। अफवाहों को फैलने से रोक कर प्रशासन की मदद कर सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा में मदद करके या फिर आंतरिक सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। नागरिक सुरक्षा के कार्यों में मदद कर सकते हैं। बिजली, नर्सिंग, सिग्नलिंग, ट्रैफिक कंट्रोल आदि कार्यों में मदद कर सकते हैं। तो एनसीसी कैडेट्स लड़ाई के समय सिविल प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं? पूछा जाएगा आप लोगों से प्रश्न सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में, बी या ए सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को लिखना है एनसीसी कैडेट्स जनता का मनोबल ऊंचा रखने में मदद कर सकते हैं। अफवाहों को फैलने से रोककर प्रशासन की मदद कर सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। नागरिक सुरक्षा कार्य में मदद कर सकते हैं। बिजली, नर्सिंग, सिग्नलिंग, ट्रैफिक कंट्रोल आदि कार्यों में मदद कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को लिखना है। फिर पूछा जाता है शांति के समय एनसीसी कैडेट्स प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं? यहाँ पे पूछा गया था एनसीसी कैडेट्स लड़ाई के समय सिविल शासन का कैसे मदद कर सकते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है शांति के समय एनसीसी कैडेट्स प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं। और आप लोग इस क्लास के थंबनेल में देखो होंगे कि टॉप 15 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने वाले थे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऐसा क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछा गया है या फिर पूछ सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ लेना है। यहाँ पे पूछा है शांति के समय एनसीसी कैडेट्स प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं? तो एनसीसी कैडेट्स शांति में निम्न कार्य में मदद कर सकते हैं। सामुदायिक विकास योजना में, प्रौढ़ शिक्षा में, वृक्षारोपण में, रक्तदान करके। और अभी वृक्षारोपण और रक्तदान आए दिन एनसीसी कैडेट्स ये दोनों चीज़ में बहुत आगे हैं, सभी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग देखे ही होंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो तो, खास करके वृक्षारोपण और रक्तदान में बहुत आगे जा रहे हैं। उसके बाद समाज में जागरूकता फैलाकर, ट्रैफिक कंट्रोल में सहायता करके, प्राकृतिक आपदा से ग्रसित लोगों की मदद करके। तो ये क्या है? शांति
के समय एनसीसी कैडेट्स प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहला क्या लिखोगे? सामुदायिक विकास योजना में, प्रौढ़ शिक्षा में, वृक्षारोपण में, रक्तदान करके, समाज में जागरूकता फैलाकर, ट्रैफिक कंट्रोल में सहायता करके, प्राकृतिक आपदा से ग्रसित लोगों की मदद करके। तो ये हो जाता है आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट। आप लोगों को इस सीरीज़ में बने रहना है। टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का जो सीरीज़ चल रहा है आप लोगों का, जो ये क्लास 4 था, ये आने वाले समय में क्लास 5 रहेगा। और आप लोगों का डेट भी आ चुका है लगभग। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होना था फरवरी के तीसरे रविवार को, ऐसा सुनने में आया है। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी में लग जाना है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहूँगा। कोई क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसमें सिर्फ पॉइंट लिखा था। कौन सा क्वेश्चन था ये? कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। तो कौन कौन सा बताया था? तो सबसे पहला फायर पिकेट पार्टी, फिर दूसरा बताया था फायर फाइटिंग पार्टी, फिर होता है साल्वेज पार्टी। तो कभी कभी इसका पॉइंट, जैसे फायर पिकेट पार्टी क्या होता है ये भी पूछ दिया जाता है। तो आप लोगों को बताना है फायर पिकेट पार्टी क्या होता है या फिर इसका कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य आग लगे स्थल को घेर कर उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना। जहाँ पे आग लगा है वहाँ को घेर कर उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना, ये फायर पिकेट पार्टी का कार्य होता है। एक बार और अच्छे से सुनो, फायर पिकेट पार्टी का कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य आग लगे स्थल को घेर कर उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना। ये हो गया फायर पिकेट पार्टी का कार्य। उसके बाद पूछा जाता है फायर फाइटिंग पार्टी का कार्य क्या होता है, या फिर फायर फाइटिंग पार्टी का मुख्य कार्य क्या होता है ये पूछेंगे। तो इसका मुख्य कार्य आग का बुझाना। फायर फाइटिंग पार्टी मतलब फायर फाइटिंग से क्या समझ आ रहा है? ये आग से फाइट करेगा, ऐसा समझ आ रहा है ना। तो आग को ये बुझाने का काम करता है। जो फायर फाइटिंग पार्टी होता है ये इसका काम होता है आग को बुझाना। उसके बाद सॉल्वेज पार्टी। तो सॉल्वेज पार्टी का काम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य आग में फंसे हुए सामान आदि को बाहर निकालना। जो इंपॉर्टेंट सामान होते हैं उसको ये सेफ्टी के साथ बाहर निकालते हैं। तो इस प्रश्न को एक बार और अच्छे से सुनो। कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन सा? तो फायर पिकेट पार्टी, उसके बाद फायर फाइटिंग पार्टी, सॉल्वेज पार्टी। फायर पिकेट पार्टी पहला होता है। तो इसका कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य आग लगे स्थल को घेर कर उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना। फायर पिकेट पार्टी का कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य आग लगे स्थल को घेर कर उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाता है फायर फाइटिंग पार्टी। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य आग को बुझाना हो जाता है। उसके बाद सॉल्वेज पार्टी। तो सॉल्वेज पार्टी का कार्य ये हो जाता है जहाँ पे आग लगी है वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सामान है उसको बाहर निकालना, सॉल्वेज पार्टी का काम हो जाता है। तो आज का क्लास कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।